हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रीमती गौरी वर्मा और आज आप लोगों के सामने अभी उपस्थित हुई हूँ इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में एग्रीकल्चर कंटेम्प्रेरी इशू। बहुत सारे मुद्दे थे कृषि भूगोल के और उन मुद्दों के बारे में हमने एक दो लेक्चर में चर्चा भी किया है और अभी एक तीसरे मुद्दे हैं, इशू है, वह है उर्वरक। कृषि भूगोल में उर्वरक ने क्या क्या यात्रा की है, उसका हमने कैसे उपयोग किया है और अभी उसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जब कृषि का विकास हुआ, कृषि उत्पादन प्रारंभ हुआ, तो उस समय तात्कालिक जन समूह नदियों के किनारे उर्वर भूमि पर ही कृषि कार्य करते थे। उर्वर यानी उपजाऊ भूमि, और जिस भूमि में उपज के तत्व बहुत अधिक होते हैं ऐसी भूमि को हम उर्वर भूमि कहते हैं। तो उर्वरता क्या है? उर्वरता ऐसे तत्व जिसकी सहायता से भूमि की उर्वरता बढ़ाई जाती है, उसे ही उर्वरक कहते हैं। तो जो परंपरागत कृषि कहते हैं, परंपरागत कृषि में भी किसानों के पास जो अवशेष होता था, कृषकों के पास जो अवशेष होता था, अवशेष घरेलू कचरे के रूप में, पशुओं के मलमूत्र के रूप में, जो राख, ईंधन यूज करने के पश्चात जो राख मिलता था, मरे हुए प्राणियों के अवशेष और अस्थियां होती थी, उन सब को कृषि भूमि में डाल दिया जाता था और उनको अनुमान था कि ऐसा करने से भूमि में उर्वरता बढ़ती है। तो इस उर्वरता के विकास, अभी हम वर्तमान समय में उर्वरक की जो चर्चा करते हैं, कृषि और उर्वरक, तो यहाँ पर हमारा फोकस या आम लोगों का फोकस उस रासायनिक उर्वरक के लिए होता है। तो लगभग जब 19वीं शताब्दी में कृषि विकास प्रारंभ हुआ तो उसके साथ ही साथ उर्वरक के रूप में रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाने लगा। विकासशील देशों में उर्वरक की खपत तो होती ही थी और कृषि उत्पादन बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो हरित क्रांति है, उस हरित क्रांति के पश्चात हरित क्रांति में ही हमने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत भी बहुत रही है, उत्पादन भी होता है, और अभी उन रासायनिक उर्वरकों से हमने बहुत अधिक नकारात्मक पक्ष को देखा, पर्यावरणीय समस्याओं को देखा। उसके बाद फिर से हम जो परंपरागत उर्वरक होते हैं उस ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इस आधार पर हम जो उर्वरक का उपयोग करते हैं उसे 4 वर्गों में बांट करके देखते हैं: रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, ऑर्गेनिक जिसको कार्बनिक उर्वरक कहते हैं, और वर्तमान में लेटेस्ट चल रहा है वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद के नाम से, जिससे भूमि की उर्वरता प्राकृतिक तरीके से बढ़ाई जाती है। अब हम देखेंगे रासायनिक उर्वरक के संबंध में। जैसे जैसे कृषि उत्पादन की मांग बढ़ने लगती है, वैज्ञानिकों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं और इन्हीं प्रयासों में 19वीं सदी में उनको ज्ञात हुआ कि भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए या मिट्टी में जो उपज के तत्व होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम महत्वपूर्ण तत्व होता है, और इन तीनों तत्वों की सहायता से मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी को पोषक तत्व और उपज के पश्चात जो उर्वरता नष्ट हो जाती है उसकी क्षतिपूर्ति इन तत्वों के माध्यम से की जाती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इन 3 तत्वों में पहला तत्व है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन मालूम है कि वायुमंडल के
संगठन में ही हमको 78% नाइट्रोजन दिखता है। फसल चक्र के द्वारा किसान उसका उपयोग करते थे, लेकिन वर्तमान समय में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये उर्वरक जो होते हैं नाइट्रोजन प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के उत्पादों पर आधारित है। हाइड्रोजन इसका प्रमुख स्रोत होता है और जैसे जैसे विश्व में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की मात्रा उसके मूल्य में वृद्धि होते जाती है, नाइट्रोजन खाद का, नाइट्रेट खाद का भी मूल्य बढ़ता जाता है। तो प्रारंभिक समय में प्राकृतिक रूप से चक्रीय फसल के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन के तत्व आ जाता था, लेकिन अत्यधिक लाभ के लिए जो मोनोकल्चर अपनाई गई है, इस मोनोकल्चर के कारण, एक ही फसल के उत्पादन के कारण मिट्टी की उर्वरता बहुत अधिक नष्ट हो जाती है, नाइट्रोजन नष्ट हो जाता है और इसको फिर से कृत्रिम रूप से डाला जाता है। दूसरा है फास्फेट। फास्फेट रासायनिक उर्वरक निर्माण हेतु फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो सर्वत्र सुलभ नहीं है। फास्फेट का उत्पादन मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और मोरक्को में होता है। ये दोनों देश मिलकर के विश्व का लगभग 2/3 फास्फेट का उत्पादन करते हैं। तीसरा तत्व है जो रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं, उसमें पोटेशियम। पोटेशियम मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाला वह तत्व है जिसमें पोटास प्रमुख होता है और पोटास के भंडार भी विश्व के सभी स्थानों पर नहीं है। ये मुख्य रूप से सर्वाधिक मात्रा में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और रूस में पाया जाता है। इंडिया में देखें तो भारत के पंजाब और बिहार में भी ये पाया जाता है। तो सामान्य रूप से ये पोटेशियम जैसे तत्व होते हैं या फास्फेट होते हैं, विश्व के विकसित देशों में प्राप्त होते हैं, इसलिए विकासशील देशों को इनसे महंगे ऊंचे दाम पर आयात करना पड़ता है और इसलिए उनको बहुत अधिक उर्वरक खरीदने में आर्थिक हानि होती है। भारत में जो हरित क्रांति सफल हुआ है, इन उर्वरकों का मतलब पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस का बहुत अधिक योगदान रहा है। जनरली हम देखें तो यहाँ पर मिट्टी में बहुत अधिक उपज तत्व होने के साथ साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा भी कम है और इसको हमको जनरली विदेशों से आयात करना पड़ता है। देश में नाइट्रोजन तत्व के उत्पादन को देखें तो यहाँ पर कुल 139 कंपनियां कार्यरत है, जिससे इन रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन होता है। भारत में जो रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन होता है, गुजरात बहुत बड़ा राज्य है जहां पर 53% नाइट्रोजन का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश इंडिया का 15.3% उत्पादन करता है नाइट्रोजन और तमिलनाडु 13.7% नाइट्रोजन उत्पन्न करता है और पंजाब से 9.7% नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। फास्फोरस का 68% भाग सिर्फ तमिलनाडु और गुजरात राज्यों से प्राप्त होता है। भारत में इन उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपयोग देखा जाए तो अभी भी अन्य देशों की तुलना में यहाँ उर्वरक उपयोग की मात्रा कम है। यहाँ पर औसत पंजाब राज्य में 217 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, हरियाणा में 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 217 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 149 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और एक राज्य है पश्चिम बंगाल जहां पर 131 किलोग्राम इन उर्वरकों का उपयोग प्रति हेक्टेयर किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय औसत रासायनिक उर्वरकों का 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो अभी जिन राज्यों को हम देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये राज्य ऐसे राज्य हैं जो देश के राष्ट्रीय औसत से अधिक उर्वरक का उपयोग करते हैं।
और अन्य जो राज्य हैं उनमें औसत से बहुत कम उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उसके बहुत सारे कारक हैं। रासायनिक उर्वरक के उपयोग के लिए खेतों में जल की आवश्यकता होती है, जल संभरण बहुत आवश्यक होता है और यहाँ मानसून पर आधारित कृषि होती है, इसलिए भी उन क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने में असुविधा होती है। भारत में उर्वरक उद्योग सुस्त है। पिछले 15 वर्षों में भारत में उर्वरक के क्षेत्र में कोई खास निवेश नहीं हुआ है। दुनिया में मांग के अनुसार रासायनिक उर्वरक का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है, लेकिन निर्यात की तुलना में आयात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण बताया जाता है भारतीय उर्वरक नीति में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारण हमको असुविधा होती है। जैसा कि देखा है कि 15 साल से, पिछले 15 वर्षों से कोई निवेश नहीं हो पाया है। यदि हम देखें केंद्रीय रासायनिक उर्वरक मंत्रालय की रिपोर्ट को, तो 1950 से 51 के बीच 1950 से 51 में भारतीय किसान मात्र 7 लाख टन रासायनिक उर्वरक उपयोग करते थे, जो अब बहुत अधिक बढ़ गया है। लगभग 310 लाख टन उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं और इसमें 70 लाख टन विदेशों से आयात किया जाता है। निश्चित ही बढ़ रहे रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल से पैदावार भी बढ़ी है, लेकिन यहाँ के खेतों में या उन समस्त स्थानों पर जहाँ पर बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर पर्यावरण और नयन भी हुआ है, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। ऐसे बहुत सारे प्रभाव हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करता है, खेतों को प्रभावित करता है, जल, मिट्टी, वायु में प्रदूषण लाते हैं। रासायनिक उर्वरक के उपयोग से मिट्टी में उर्वरा शक्ति कमजोर होने लगती है, क्षार की मात्रा होने के कारण उत्पादन कम होने लगता है और ये डायरेक्ट यूरिया का बीजों के साथ सीधे संपर्क होने के कारण अंकुरन भी प्रभावित होता है। दलहन, फसलों की ग्रंथि निर्माण और वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर भी इन उर्वरकों का प्रभाव देखा गया है। तो ये सभी उर्वरक जो हैं मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों को भी जन्म देते हैं, क्योंकि इन रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ कीटनाशक जो उपयोग में लाए जाते हैं। रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से ये होता है कि कुछ ऐसे जीव जंतु होते थे जो किसानों के मित्र कहे जाते थे। उन रासायनिक कीटनाशकों के कारण किसान मित्र नष्ट हो रहे हैं और इस प्रकार से हमको वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव के कारण पुनः अपने परंपरागत कल्चर की ओर बढ़ने की आवश्यकता है और रसायन, केमिकल के उपयोग के स्थान पर हम जैविक क्रिया के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बनाने की कोशिश करते हैं और उसे ही हम जैविक उर्वरक कहते हैं। जैविक उर्वरक भारत में जो भूमि में प्राकृतिक उर्वरता रासायनिक उर्वरकों के कारण नष्ट हो गई थी, उसको वापस लाने के लिए प्रयोग में उपयोग किया जा रहा है। रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैव उर्वरक यदि हम प्रारंभ करते हैं, तो जैव उर्वरकों के द्वारा भूमि में ऐसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग जिससे भूमि में पोषक तत्वों में वृद्धि होती है और उन पोषक तत्वों में वृद्धि होने के कारण पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है और इसके अंतर्गत कुछ जीवाणु हैं, फंगस हैं, जिसका उपयोग एग्रीकल्चर में होने लगा है जैव उर्वरक के रूप में। ये जैव उर्वरक के प्रमुख
जो तत्व हैं जिसका उपयोग हम भूमि में फिर से जैविक उर्वरता बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुख्य है राइजोबियम, एजोला, स्वतंत्र जीवाणु, माइकोरिजा और नील हरित शैवाल। इनके उपयोग से भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता वापस लाई जा सकती है। राइजोबियम जो जैव उर्वरक है, राइजोबियम कुछ पौधों की जड़ों में वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त करके संचित करता है और भूमि को नेचुरल नाइट्रेट प्रदान करता है। और यही कारण है कि हमारे जो कृषक बंधु हैं वो प्राचीन काल में फसल चक्र का उपयोग किया करते थे। खरीफ फसल के बाद रबी फसल लगाते थे और रबी की फसलों में जो दलहन फसल लिए जाते थे, उन दलहन पौधों की जड़ों में गांठ जैसी स्थिति बनती थी जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को लेता था और वहां से वो भूमि को नाइट्रेट प्रदान करता था। वर्तमान समय में भी राइजोबियम के उपयोग से वायुमंडल के नाइट्रोजन को धरातल पर संचित किया जाता है और जैविक उर्वरता मिट्टी की बढ़ाई जाती है। दूसरा है एजोला। ये एक प्रकार का फर्न होता है, पानी में तैरते रहता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के पोषक पदार्थ बनाता है और इसके कारण से कुछ नाइट्रेट तत्व और फल वाले पौधे तेजी से डेवलप होते हैं और अधिक उत्पादन प्रदान करते हैं। स्वतंत्र जीवाणु, कुछ जीवाणु हैं जैसे बेसिलस, पोलीमिस्टर, ये स्वतंत्र जीवाणु कहे जाते हैं, स्वतंत्र रूप में रहते हैं और ये गेहूं, चावल, फल आदि फसलों को पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। अगला है माइकोरिजा। माइकोरिजा फंगस है एक प्रकार का और ये कुछ बीज वाले पौधों की जड़ों पर मिलता है और इसकी सहायता से भी भूमि में जैविक उर्वरता बढ़ाई जाती है। अगला है जैविक उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, शैवाल, काई, लीचेन जैसा ये पदार्थ होता है और प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन प्राप्त करके धरातल पर नाइट्रेट तत्वों को बढ़ाता है, भूमि में संचित करता है और ये मुख्य रूप से धान के उत्पादन के लिए इसका बहुत अधिक उपयोग यदि हम करें तो प्रति क्विंटल हम 2 से 4 क्विंटल अतिरिक्त धान की पैदावार ले सकते हैं। इससे नील हरित शैवाल की वृद्धि से भी बहुत अधिक धरातल को लाभ होता है। इन जैविक उर्वरक के संबंध में भारतीय कृषि शोध संस्थान के जीव विज्ञानी है DS मलिक ने कुछ ऐसे मृदा जीवाणुओं को ढूंढ निकाला है जिसकी मदद से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बगैर ही गेहूं, कपास, सूरजमुखी जैसे फसलों की भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है और अतिरिक्त लाभ भी इनकी सहायता से मिलती है। जैसे सूरजमुखी की फसल में 20% अधिक वृद्धि हो सकती है इन जीवाणुओं के द्वारा जो भूमि में नेचुरल उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये कुछ मैंने दिखाने का प्रयास किया है जिसमें हरी खाद है, पशुपालन से प्राप्त होने वाला खाद है, वर्मी कंपोस्ट है। इसकी सहायता से नेचुरल तरीके से भूमि की गुणवत्ता को, उपज तत्व को, उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है। जो उर्वरक जिनके बारे में हम अध्ययन करते जा रहे हैं, उसके बाद एक और उर्वरक है जिसका उपयोग किसान बंधु करते हैं और इसे कहते हैं ऑर्गेनिक उर्वरक। ऑर्गेनिक उर्वरक यदि हम कहें
तो यह भारत के लिए कोई नया नहीं है। प्राचीन काल में हम ऑर्गेनिक उर्वरक का ही उपयोग करते थे, लेकिन हरित क्रांति अपनाने के पश्चात वर्तमान पीढ़ी जो है वो इसको भूल चुकी थी। और जब भूमि पर हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बहुत अधिक हुआ और उसके नकारात्मक पहलुओं को देखे, पर्यावरण नुकसान को देखा, तब फिर से किसान ऑर्गेनिक उर्वरक, कार्बनिक पदार्थों की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से मवेशियों के जो मल मूत्र होते हैं, जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में ही किया था, फलीदार पौधे होते हैं, खाद होते हैं, इन सब से भूमि की उर्वरता बढ़ाई जाती है। घर के जो वेस्टेज होते हैं उन सबको खेतों में डाल दिया जाता है और उससे भूमि में उपज तत्व में वृद्धि होती है। नेचुरल तरीके से भूमि में खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है और इनके उपयोग करने से भूमि पर जो कीड़े मकोड़े, कीटनाश इत्यादि जो होते हैं, इनको भी जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं, इसका भी कार्बनिक उर्वरक से उपयोग से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद वर्तमान में वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, मिट्टी को ये भुरभुरा बनाने वाला एक तत्व होता है केचुआ, आप सभी जानते हैं, और इनकी सहायता से मिट्टी में प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाते हैं और इसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये वर्मी कंपोस्ट है जिसका उपयोग किया जाता है और इससे भूमि पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान समय में खाद बना करके गुणवत्ता को बढ़ाई जा रही है। तो ये सब उर्वरक के प्रकार हैं और मुख्य रूप से जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया था कि उर्वरक को एक इश्यू के रूप में देखा जा रहा है, तो उस उर्वरक में रासायनिक उर्वरक को ही शामिल किया जाता है। रासायनिक उर्वरक से हमने देखा कि बहुत अधिक नुकसान हुआ है मिट्टियों को, इसलिए हम फिर से अपने पुरातन परंपरागत उर्वरक साधनों की ओर आ रहे हैं, जिसकी सहायता से हम समसामयिक जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है रासायनिक खाद के उपयोग से, उससे निजात पा सकते हैं। संभवतः मेरे इस व्याख्यान से आप लोगों को इस इशू के बारे में, इस मुद्दे के बारे में जानकारी मिली होगी और फिर से हम कैसे कृषि का संपोषित विकास करें, कौन कौन से उर्वरकों की सहायता से संपोषित विकास करें, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई होगी। और ऐसा करने से हमें इन समस्याओं से जो समसामयिक मुद्दे के रूप में आ रहे हैं उससे मुक्ति मिल सकती है। तो ऐसे जो होते हैं उर्वरक, उसके उपयोग, साइड इफेक्ट और कौन कौन सा लाभदायक है, हमें इसका लाभ लेना चाहिए। और जो हमारे कृषक बंधु हैं, जैसे कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो किसानों को अवेयरनेस करना चाहिए कि किस प्रकार से हम कौन कौन से उर्वरक का उपयोग करें और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए रखें और इसमें लाभ लेते रहें। ठीक है, धन्यवाद।